नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। तो G7 की मीटिंग चल रही है इटली में। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं G7 के बारे में। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ सेवन पूरा नाम है इसका। इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? तो कनाडा और यूएस। उत्तरी अमेरिका से 2 देश कर लेंगे। एशिया से कर लेंगे आप, एक सिंगल देश है जापान। बाकी यूरोप के राष्ट्र हैं। यूरोप के राष्ट्र में आप बना लेंगे जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस। तो ये 4 राष्ट्र हो गए यूरोप से। जापान 5 और 2 7, कुल मिला के 7 देशों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है। इसकी 50वीं मीटिंग होने वाली है, हो रही है। तो 50वां मीटिंग कहाँ पे हो रहा है इसका? इटली में हो रहा है। इसकी मीटिंग हो रही है। देखिए, ग्रुप ऑफ 7 जो इटली है, इटली के क्षेत्र में, अब क्षेत्र पूछेगा आपसे करंट में कि इटली का कौन सा क्षेत्र? अपुलिया क्षेत्र। ये इटली तो सबको पता है, लेकिन वो रीजन पूछ लेता है कि इटली में कौन सा रीजन है। तो इटली में अपुलिया रीजन में होने वाला है। फिर पूछेगा कुछ फैक्ट, भारत और G7 इसके बीच का एक रिलेशन, कि भारत ने कितनी बार G7 में पार्टिसिपेट किया है, भाग कितनी बार लिया? तो 11 बार। भारत ने 11 बार भाग लिया। फिर फैक्ट पूछेगा, 5 बार मोदी ने भाग लिया। मोदी जी ने कितने बार भाग लिया? लगातार देश के प्रधानमंत्री 5 बार भाग ले रहे हैं। इटली गए हुए हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला विदेशी टूर है, प्रधानमंत्री बनते हुए इटली। किस लिए टूर है? G7 के लिए। ये भी है कि पहला टूर कहाँ पे, थर्ड टर्म अपनाते हुए। एग्जाम में तो कुछ ही फैक्ट पूछ लेता है। तो पहला टर्म जैसे ही आया, मतलब टर्म तो थर्ड है, और पहला विजिट, फॉरेन विजिट बनते ही निकल गए ये इटली पार्टिसिपेट करने। अब कौन कौन से मामले उठने वाले हैं, उस मामले को थोड़ा सा देख लीजिए। और ये ग्रुप ऑफ 7 पूर्ण रूप से विकसित कंट्री है। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है, और टेक्नोलॉजी में G7 बहुत ही आगे एडवांस कंट्री है, तो विकसित कंट्री माना जाता है। फंड है इनके पास, टेक्नोलॉजी है। G7 के पास क्या है? तो पैसे तो है ही इनके पास, और साथ साथ में टेक्निक है। ये दोनों चाहिए। किसे चाहिए? तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को चाहिए। मामले कौन कौन से हैं G7 में? तो मामले देखिए थोड़ा सा। यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन युद्ध। एक साइड यूक्रेन है तो दूसरे साइड रूस है, युद्ध कर रहे हैं। तो रसिया यूक्रेन युद्ध, पुनः गाजा युद्ध, गाजा वार। तो ये मामला G7 में उठा हुआ है। जेलेंस्की पहुंचे हुए हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री से भी इनकी मीटिंग है। तो यूक्रेन का मामला है, गाजा युद्ध है। इधर से G7 ने एक स्टेप उठाया है, G7 राष्ट्रों ने एक स्टेप उठाया है। जो रूस की संपत्ति है, रूसी संपत्ति, अर्थात असेस्ट, रूस की जो विदेशों में संपत्ति है, इन्होंने जब्त किया G7 देशों ने, जिसमें जापान भी शामिल है। तो रूस का सेंट्रल बैंक का असेस्ट, जो भी उसकी करेंसी है, विदेशों में अलग अलग जगह संपत्ति है। कहीं पे ऑफिस होगी, तो कहीं फैक्ट्री होगी, कहीं कल पुर्जे हैं। कुल मिला के वैल्यूएशन कितना है? $350 बिलियन का वैल्यूएशन बताया G7 ने। तो संपत्ति जब्त किया G7 ने, इसे बोला जाता है जब्त। अब इस पे ब्याज बन रहे हैं संपत्ति पे। अगर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उस पर ब्याज तो बनता है। तो जो ब्याज बन रहे हैं वो $50 बिलियन ब्याज बना है, यूक्रेन को देंगे ये। तो G7 में यूक्रेन को फंडिंग होने वाली है $50 बिलियन रूसी संपत्ति का। रूस को इस पे आपत्ति, ऑब्जेक्शन है। और ये 50 बिलियन से क्या करेंगे? यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, पुनः निर्माण। तो जो भी बिल्डिंग टूट गई, भवन टूट गए, बिजली के टावर समाप्त हो गए, जो भी है, यूक्रेन का पुनः निर्माण किया जाएगा सिरे से $50 बिलियन देके। तो फंडिंग कर दे रहे हैं इसको।
हो सकता है यूक्रेन इस $50 बिलियन से हथियार खरीदे, फिर से अमेरिका से घुमा फिरा के 50 बिलियन अमेरिका के पास पहुंच जाए और फिर से हथियार खरीदे और फिर से रूस के साथ उलझे रहे युद्ध में। तो ये भी है अमेरिका की स्ट्रेटजी, कैसे न कैसे उसका रक्षा उद्योग चलते रहना चाहिए। अमेरिका बहुत चालाक देश है, हमेशा युद्ध में उलझाए रखता है, कभी युद्ध नहीं करता, नहीं अपनी भूमि पे युद्ध होने लगता है, होने देता है। यूएस की भूमि पे कोई वार नहीं हुए हैं। हमेशा अमेरिका ने बाहरी देशों को आगे बढ़ा के युद्ध किया है और अपना रक्षा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस हमेशा बेचा है, भारी भरकम मात्रा में पैसा कमाया है। मूर्ख देश होते हैं जो अमेरिका जैसे राष्ट्रों को फॉलो करते हैं। भारत की ओर से कौन सा मामला उठाया जाएगा? भारत की ओर से ग्लोबल साउथ का मामला उठाया जाएगा। इनके हित की बात करेगा। एक टर्म आता है ग्लोबल साउथ। अब एक ग्लोबल साउथ क्या है? ये विकासशील राष्ट्रों का एक देश है, या अल्पविकसित राष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो विकासशील राष्ट्र के साथ साथ जो अत्यधिक पिछड़े हैं, अल्पविकसित भी, उनका भी एक समूह है। ग्लोबल साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ है तो साउथ है। नॉर्थ को बोला जाता है विकसित राष्ट्र, ये विकसित है। कुल 47 देश विकसित माने जाते हैं, बाकी सारे विकासशील हैं, ये तो अल्पविकसित हैं। इनका लीडर भारत है, कहीं ना कहीं भारत को ही मानते हैं। तो दूसरे साइड चीन भी है। खैर, भारत हमेशा ग्लोबल साउथ का मामला उठाता है, चाहे G20 हो या ब्रिक्स फोरम हो, यूनाइटेड नेशन हो। इस बार G7 में ग्लोबल साउथ का मामला उठाएगा। विकासशील राष्ट्रों का मामला है, इनके हित की बात करता है। ग्लोबल साउथ है क्या? ये पिछड़े हुए राष्ट्र हैं। पिछड़े हुए राष्ट्र हैं जिनके पास फंड का कमी है, प्रति व्यक्ति आय कम होता है, बहुत सारे मापदंड है, जैसे प्रति व्यक्ति आय कम है। फिर बोलेंगे कि अभी उद्योग का विकास नहीं हुआ, विकास ये ट्रांजिशन फेज में है। इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड है? इकोनॉमिक्स में दबदबा है कृषि का। तो कृषि सेक्टर में ही सारा श्रम रोजगार लगा हुआ है प्रमुख रूप से। उद्योग अभी संक्रमणशील अवस्था में है, सही तरीके से विकास नहीं कर पाए, सेवा पिछड़े हुए हैं, पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, प्रति व्यक्ति आय कम है, जीवन प्रत्याशा कम होती है, शिक्षा की व्यवस्था दुर्गति में रहती है। ऐसे बहुत सारे मापदंड है और विदेशों पे निर्भर रहते हैं फंडिंग के लिए, जैसे अमेरिका पे डिपेंड रहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान पे डिपेंड रहते हैं फंड के लिए। तो ये विकासशील राष्ट्रों का समूह है। इसमें कौन कौन से कंटिनेंट आते हैं? कंटिनेंट बोलेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट है पूरा, फिर है एशिया। एशिया में कुछ राष्ट्रों को निकाल देंगे आप, और ओसेनिया। ओसेनिया में भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को आप हटा लेंगे। एशिया से आप जापान, दक्षिण कोरिया को हटा लीजिए, ये विकसित है। इधर ओशनिया से आप निकाल लेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को। ये पूरा कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट और एशिया, कहीं ना कहीं ये गुलाम थे यूरोप राष्ट्रों के। तो यूरोप के गुलाम थे, उपनिवेश थे, पिछड़ी अवस्था में थी। इनकी इकोनॉमिक्स में अस्थिरता रहता है। क्या लिखना है आपको? अस्थिरता। मतलब सही तरीके से आकलन नहीं किया जाता है कि किस तरीके की इनकी इकोनॉमिक्स है। कहीं पे सेवा क्षेत्र अधिक होते हैं किसी राष्ट्रों में, किसी राष्ट्रों में उद्योग की प्रधानता, जैसे चाइना। चाइना को कभी विकासशील माना जाता है, कभी विकसित राष्ट्र माना जाता है। अमेरिका विकसित मान लेते हैं, पश्चिम के राष्ट्र विकसित मानते हैं, बाकी बहुत सारे राष्ट्र इसे विकासशील मानते हैं। दक्षिण कोरिया बहुत सारे मापदंड पे वो विकसित है, लेकिन कुछ मापदंड पे वो अविकसित भी हो जाता है। ऐसे हैं। फिर यूएई टाइप की कंट्री है, सऊदी अरब, पैसा तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बहुत सारा अस्थिरता है इनमें, अस्पष्टता भी है कि अस्थिर है, तो अस्पष्टता भी है। खैर, भारत हमेशा इनके हितों की बात करता है कि कैसे इनको फंड मिले, टेक्नोलॉजी कैसे मिले, व्यापार कैसे हो। तो पीपो में अभी इस साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विपो, एक शब्द आता है। विपो में एक समझौता हुए थे, भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। G20 में भारत ने अफ्रीका यूनियन को बुलाया था, अर्थात अफ्रीका को प्रतिनिधित्व मिला था G20 में। तो विपो में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला जाता है, एक समझौता हुआ था, इसे बोला जाता है जिनेवा कन्वेंशन समझौता।
इसमें क्या था, परंपरागत ज्ञान, इसको सुरक्षित रखना, परंपरागत ज्ञान को सुरक्षित रखना। कैसे विकसित कंट्री इस परंपरागत ज्ञान की न तो चोरी करे, न ही इसका गलत तरीके से व्याख्या करे, न तो वर्णन करे। इसे बोला जाता है ट्रांजिशन नॉलेज। जो मान लेते हैं भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या 1.4 बिलियन अरब है। एक कन्वेंशनल नॉलेज बहुत अधिक है भारत के पास। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे नॉलेज का केंद्र है, लोगों के पास सेंटर है। तो भारत के पास परंपरागत ज्ञान बहुत अधिक है। प्राचीन काल के वेद उपनिषद ज्ञान के स्रोत हैं, और भी अभी खोज जारी है लगातार ट्रांजिशन नॉलेज पे। इसमें से बहुत से तरह चोरी हुए हैं, कॉपीराइट प्राप्त कर लिए हैं विकसित राष्ट्रों ने, पेटेंट प्राप्त कर लिया। तो कैसे भी कन्वेंशनल ज्ञान को सुरक्षित रखना, वो चाहे औषधि बनाने से हो या व्यापार से संबंधित हो, तो कन्वेंशनल ज्ञान को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है आज के डेट में। तो इसके लिए एक समझौता हुआ था, भारत के नेतृत्व में था। ऐसे करके और समझौते ग्लोबल साउथ के लिए भारत कराएगा, और भारत यूक्रेन मामले पे, गाजा मामले पे अपना क्या राय रखता है ये भी देखना है। और ओवरऑल आउटकम क्या निकलते हैं, परिणाम। G7 अगर आप देखेंगे तो इसका परिणाम पूछता है एग्जाम में कि G7 का परिणाम क्या था। बस यही है आज के लिए। बने रहिए टू डू आइस में, तब तक के लिए चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।